क्या गुजरात के लोग अब बिहार में वोट डालेंगे? क्या बीजेपी के लोगों का दो दो एपिक आईडी, बीजेपी के रिश्तेदार या तो मर गए हो तो भी नाम होगा, और अगर जिंदा हैं तो उनके भी दो दो चार चार नाम होंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंगामेदार खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग वोट की चोरी नहीं कर रहा, वो वोट की डकैती कर रहा है। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। तेजस्वी यादव ने अपने सबूतों के साथ एसआईआर की उन खामियों को देश के सामने फिर से उजागर कर दिया है, जिसका बहाना लेकर के इलेक्शन कमीशन और खुद भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जहां कहीं भी देश में गड़बड़ी हुई हो उसका इलाज एसआईआर है। लेकिन एसआईआर में कितनी गड़बड़ी हुई इस पर कोई बात नहीं हो रही। और कल का दिन तो ऐतिहासिक था। योगेंद्र यादव जो खुद एसआईआर जो बिहार में हो रहा है इसके खिलाफ एक याचिकाकर्ता भी हैं, और कई और लोग की याचिकाएं जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थीं तो सुनवाई के दौरान सबको आश्चर्यचकित करते हुए दो जिंदा लोगों को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करके यह दिखा दिया कि इनके तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए एसआईआर की रिवाइज लिस्ट में। और इसके बाद जो तर्क दिए, जो तथ्य दिए, क्यों बोला जज ने कि थैंक यू योगेंद्र यादव, आपके इस दलील से हमें निर्णय लेने में सहूलियत होगी। आज सिलसिलेवार इस बात का विश्लेषण बहुत जरूरी है ताकि देश, लोकतंत्र और संविधान के सबसे अहम मुद्दे वोट चोरी पर आप अपडेट रहें। सबसे पहले बिहार चलिए, और बिहार में तेजस्वी प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह दावा किया कि यह वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तेजस्वी प्रसाद ने मीडिया के सामने वो बात भी दोहराई जो हमारे जैसे लोग लगातार कह रहे थे। 2020 में ही वोट चोरी हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव में, 2022 में वही वोट चोरी किसी और शक्ल में उत्तर प्रदेश में हुई। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट के साथ सबूत दिया इलेक्शन कमीशन को। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई सबूत दीजिए अखिलेश यादव जी कि आपके वोटर काटे गए हैं, 18,000 सबूत दिया, कोई जवाब नहीं इलेक्शन कमीशन का। सुनिए, जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सबूत के साथ कहा कि 2020 में बिहार के चुनाव को लूटा गया था और 12,000 का कुल अंतर और कई जीती हुई सीटें बिहार में आरजेडी को हरवाई गई, महागठबंधन को हरवाई गई, और उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने रहे। और उसके बाद सबूत देते हुए तेजस्वी यादव ने गुजरात के उन लोगों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटली पेश कर दिया जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, 2024 में गुजरात में बीजेपी को वोट डाल चुके हैं। अब भाई बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, वो राहुल गांधी को तो वोट डालेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वोट डाले और उसके बाद बिहार के मतदाता बन गए, और बिहार में चुनाव है तो बिहार आ गए, और फिर जब बंगाल में चुनाव होगा तो बंगाल जाएंगे, फिर यूपी चले जाएंगे। यानी क्या राहुल गांधी का वो आरोप एसआईआर के बाद बिहार में सही साबित होता दिख रहा है कि ये बहुत सारे वोटर फर्जी देश भर में घुमाए जा रहे हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव ने ये गुजराती को बिहारी वोटर बना देने के किस्से को सबूत के साथ देश के सामने कैसे रखा। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। और उसके बाद बिहार के मुजफ्फरनगर जिले की मेयर, जिसको भारतीय जनता पार्टी हो सकता है प्रत्याशी भी बनाए,
उनके 2 एपिक नंबर, क्योंकि यही तेजस्वी प्रसाद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर पब्लिक डोमेन में रख दिए। जब चुनाव आयोग ने यह आरोप लगाया था कि तेजस्वी प्रसाद के पास 2 एपिक नंबर क्यों है, अब जैसे लग रहा है कि गलती तेजस्वी की ही है और गलती सुधारने के नाम पर एसआईआर हो रहा है, तो एसआईआर होने के बाद भी विजय सिन्हा का 2 एपिक नंबर निकल गया था। बाद में विजय सिन्हा सफाई देते फिर गए। उसके बाद तो ऐसा लगा कि बीजेपी के जाने कितने नेताओं के 2-2 एपिक नंबर मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर की मेयर, उनके साथ उनके रिश्तेदारों के भी कई एपिक नाम, नंबर और वोटर लिस्ट में नाम दिखाए। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या वो अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2-2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ़ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2-2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? क्या चुनाव आयोग सबूत के साथ इन बातों का जवाब देगा जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? सीपीआई एमएल की तरफ से तो उस गांव में जाकर के वीडियो बनवाई गई और भाकपा माले उसके कार्यकर्ताओं ने वहां लोगों को बिठा दिया दिखा करके कि भाई देखो कि फर्जी नाम, फर्जी पता, नाम में इधर उधर हेरा फेरी, किसके कटे किसके नाम हैं, इसकी वीडियो वायरल हो रही। चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, ट्वीट कर देता है बीच बीच में कि नहीं नहीं वोट चोरी नहीं हो रही है, नियम से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप सबूत के साथ आइए। सबूत इससे ज्यादा क्या होगा जो तेजस्वी यादव ने दिया, और सबूत उससे ज्यादा क्या होगा जो कल योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। योगेंद्र यादव की दलीलों ने देश भर को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा पॉलिटिकल बनता जा रहा था। वोट चोरी पर तर्क एसआईआर से सब इलाज हो जाएगा, यहां जाकर के मिट जा रहा था। योगेंद्र यादव ने एसआईआर की पोल खोलकर रख दी। कैसे पोल खोलकर रख दी, आपको लाइव ला की बाकायदे सिलसिलेवार रिपोर्टिंग के जरिए समझना और जानना जरूरी है कि जो काम वकील नहीं कर पाए, क्योंकि वकीलों ने पृष्ठभूमि तो बनाई, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, कई वकील, क्योंकि कई लोग उसमें याचिका करता है, उन याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें शानदार तरीके से रखी, अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन योगेंद्र यादव जो खुद याचिकाकर्ता भी हैं, एक मौका आया कि एक व्यक्ति वकीलों के बीच में अपने सादे कुर्ते पजामे के लिबास में दलील रखने शुरू कर देता है। किशन पटनायक की राजनीतिक विरासत का एक ऐसा समाजवादी व्यक्ति जिसका अपमान करने में इस देश का कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहा, मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहा, वो व्यक्ति अपनी शैली से, अपने तर्कों से, अपने अध्ययन से और अपनी कुशलता से सुप्रीम कोर्ट को चकमकित करके रख देता है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि योगेंद्र यादव ने कल सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलील दी। दलील नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जब यह कहा था कि अगर 15 लोग भी आप ऐसे ले आए जो जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिए गए, हम उसके बाद विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने आरजेडी के सांसद
सुधाकर सिंह 17 लोगों को लेकर के आने का दावा मीडिया में करते हुए सुनाई दिए कि हम तो 17 लोग ऐसे जानते हैं, ले आएंगे जो जिंदा है लेकिन एसआईआर की रिवाइज लिस्ट के बाद मृतक घोषित कर दिए गए। यह एक बहुत चमत्कृत करने वाली बात थी। लेकिन योगेंद्र यादव ने तो 2 लोगों को जजों के सामने खड़ा कर दिया जिनका एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था। योगेंद्र यादव के आरोप का चुनाव आयोग के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने विरोध किया और कहा कि इस ड्रामा के बजाय यादव प्रभावित व्यक्तियों को सूची में सुधार करवाने में मदद कर सकते हैं, जबकि पीठ ने कहा कि हो सकता है कोई अनजाने में त्रुटि हो गई हो। लेकिन योगेंद्र यादव ने उसके बाद जो दलीलें दी वो अनजाने में त्रुटि की तरफ तो इशारा नहीं कर रही, वो भारी संदेह पैदा कर रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया कितनी दिक्कत तलब है। गौर से एक एक बात को समझना जरूरी है आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, योगेंद्र यादव ने सबसे शुरुआत यहां से की। बिहार की कुल वयस्क जनसंख्या 8.18 करोड़ है और इसे 7.9 करोड़ नहीं माना जाना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा यह आंकड़ा मृत्यु या पलायन करने वाले व्यक्तियों की गणना से प्रभावित नहीं होता। बिहार की एक अच्छी मतदाता सूची में 8 करोड़ 18 लाख लोग होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 7.9 करोड़ थे। इसलिए शुरुआत में ही 29 लाख की कमी थी। किसी भी प्रक्रिया में इसे शामिल किया जाना चाहिए था। सच सच पूछ रहा हूं आपसे, योगेंद्र यादव की दलील के पहले यह तथ्य आपको पता था? यानी 8.18 करोड़ वोटर होने चाहिए थे, हैं 7.9, यानी 29 लाख लोगों का तो अता पता ही नहीं। चुनाव आयोग भी 7.9 करोड़ के आगे से काम शुरू कर रहा है। यह दलील जब सुप्रीम कोर्ट के सामने योगेंद्र यादव ने रखी, देश चमत्कृत हो गया। दूसरी दलील, पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता 3 ऐसे पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी भी मतदाता सूची की जांच की जा सकती है। हालांकि इन तीनों ही मानकों पर एसआईआर विफल रही है और प्रतिकूल परिणाम देने वाली साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमें 7.9 करोड़ लोगों को देखकर शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि मतदान करने के योग्य वयस्कों का प्रतिशत कितना है। और उससे भी बड़ी बात योगेंद्र यादव ने यह कही कि बार बार यह कहा जा रहा है कि एसआईआर 2003 में हुआ था। योगेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर तो हुआ ही नहीं 2003 में, वो आईआर था। योगेंद्र यादव ने कहा कि 2003 में चुनाव आयोग ने बिहार में कोई विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान नहीं चलाया था, बल्कि यह एक गहन पुनरीक्षण अभियान था जो वर्तमान एसआईआर से बिल्कुल अलग है। इस देश के इतिहास में कभी भी किसी भी पुनरीक्षण अभियान में सभी लोगों से कोई फॉर्म या दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहा गया, कभी नहीं। 2003 की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि उस समय मतदाता सूचियों को कंप्यूटरीकृत करने की मांग की गई थी और इसलिए चुनाव अधिकारियों को प्रिंट आउट दिए गए और घर घर जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कोई फॉर्म या दस्तावेज मतदाताओं से नहीं मांगा गया था। यानी बीजेपी के प्रवक्ता जो टीवी पर बैठकर रोज झूठ बोल रहे हैं कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, अब फिर से हो रहा है, तो क्या गलत है? योगेंद्र यादव ने सबूत के साथ कहा कि वर्तमान एसआईआर की तरह कोई प्रक्रिया हुई नहीं। अब फिर आपके मन में यह आएगा कि नहीं हुई तो क्या होनी भी नहीं चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन केवल मतदाताओं को बाहर करने के लिए या जोड़ने के लिए भी। योगेंद्र यादव का अगला तर्क कितना महत्वपूर्ण है कि आपकी पहली सूची में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तो जोड़े कितने गए? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा? योगेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार एसआईआर भारत के इतिहास में पहली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची में संशोधन के बाद एक भी नाम नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा हर संशोधन में कुछ न कुछ नाम जोड़े गए हैं। इस संबंध में न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य फर्जी मतदाताओं को हटाना हो सकता है। हालांकि यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को एक भी ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं मिला जिसका नाम सूची में जोड़ा जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल किया कि यह असाधारण है, यह प्रक्रिया गहन विलोपन के लिए थी, संशोधन के लिए नहीं। वे कहते हैं कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन जब वे घर घर गए तो उन्होंने केवल विलोपन ही देखा। असली नामों का क्या हुआ? यानी केवल नाम काटे जा रहे हैं। तो क्या एसआईआर केवल नाम काटने के लिए है? फिर नए नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं? कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा। मेरी 124 साल की महिला फॉर्म 6 भर करके पहली बार वोटर बन रही है और यहां एसआईआर बिहार में ये हो ही नहीं रहा। और उसके बाद योगेंद्र यादव ने एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा कोर्ट के सामने रखा कि जो नाम काटे जा रहे हैं उनमें अप्रत्याशित ढंग से महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, मगर पलायन करने में महिलाएं ज्यादा नहीं होती, पुरुष ज्यादा होते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उनमें भी वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़ा, दलित, इन्हीं के नाम क्यों काटे जा रहे हैं? इस बात को योगेंद्र यादव ने कोर्ट के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम ज्यादा संख्या में काटे गए, जो महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दिखाता है। 25 लाख पुरुषों और 31 लाख महिलाओं के नाम काटे गए।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर पलायन और मौतें नाम काटे जाने के पीछे की वजह हैं तो ज्यादा संख्या में पुरुषों के नाम काटे जाने चाहिए थे, क्योंकि महिलाएं शायद ही कभी अकेले राज्य से बाहर पलायन करती हैं और महिलाओं में मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हम भारत में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में मताधिकार से वंचित करने की शायद सबसे बड़ी कवायद देख रहे हैं। अगर ये अपने काम के प्रति गंभीर हैं तो यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। हम 19वीं सदी के अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिम्मेदारी राज्य से व्यक्ति पर स्थानांतरित हो गई है। योगेंद्र यादव की इस बहस ने पूरे देश के सामने एसआईआर की पोल खोल कर रख दी। क्या नाम काटे जाने की साजिश किसी के इशारे पर हो रही है? इसी बात को एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कपिल सिब्बल ने और तमाम बृंदा ग्रोवर ने और तमाम वकीलों ने रखी। लेकिन योगेंद्र यादव ने नए तरीके से जिन मुद्दों को रखा और उसके बाद उन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि 27 सितंबर को आप आखिरी सूची अपलोड करेंगे, 30 सितंबर के बाद वो फ्रीज हो जाएगी। अगर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं हुआ तो मैं तो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो साबित करते रह जाऊंगा कि होगा क्या मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी टिप्पणी की कि आधार केवल नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। आज फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने योगेंद्र यादव को बधाई तो दे दी कि आपकी दलीलों से हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये दलीलें अंतिम फैसले में क्या भूमिका निभाएंगी, इस पर नजर आपको भी रखनी चाहिए। देखना होगा कि कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई कोर्ट में खड़ा है, एक साधारण सा भारत का नागरिक, वो नागरिक जिससे लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब के द्वारा पूरे देश को संविधान के द्वारा दिया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर आप इन बातों से अवेयर नहीं है तो बीजेपी आपको व्हाट्सएप पर झूठ फैलाती जाएगी और टीवी तो रोज इसके एंटी में बहस कर ही रहा है। इसलिए हम रोज इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बेहद गंभीर मसला है। और आखिरी में एक वीडियो आपके लिए दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो को देखने के पहले एक चुटकुला सुन लीजिए कि एक व्यक्ति वोट डालने गया, जब अपनी पत्नी के नाम के आगे कहा कि ये मालती देवी, मान लीजिए उनके पत्नी का नाम हो, आई थी क्या, तो उसने लिस्ट देख करके कहा हाँ आई थी, वोट डाल करके चली गई। रोने लगा फूट फूट कर। किसी ने पूछा कि क्यों रोने लगे, तो कहा कि उसके मरे 15 साल हो गए हैं, हर बार चुनाव के दिन आती है और चुपचाप वोट डाल के चली जाती है, मिलती भी नहीं हमसे। ये मजाक नहीं, इस देश के लोकतंत्र का मजाक है। और इसीलिए राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक वीडियो शेयर की कि कैसे किसी गरीब दास का वोट कोई ताकतवर अमीर दास लूट रहा है। अगर हम इस लूट को नहीं रोक पाए तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा। वीडियो देखकर आप फैसला कीजिए। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। क्या नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? क्या नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी, मैं रामलाल। ये सारी बातचीत सुनने के बाद अगर ये वीडियो जरूरी लगी तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही जरूरी मसले पर टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।